गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और चैप्टर हमारा चल रहा है काइंड्स ऑफ कंपनी। लास्ट क्लास में हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। एक थी प्राइवेट कंपनी की और एक थी पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन से तो ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है अभी। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी थी कि पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। इट मीन्स कि अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं तो पब्लिक नहीं हो सकते, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से दो ही कंपनी होती हैं, या तो आप प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। प्राइवेट कंपनी वो जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन तीन चीजों के बारे में या तो प्रोहिबिशन लगाते हैं या रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं, भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दे दी। तो पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. और already I have told you in the last lecture कि अभी मतलब अगर हम आज की बात करें तो कोई भी प्रेस्क्राइब्ड पेड अप कैपिटल नहीं है, ना प्राइवेट कंपनी के लिए ना पब्लिक कंपनी के लिए है। तो ये केवल एक एक्ट में लिखी गई बात है कि उतनी पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी जितने की प्रेस्क्राइब्ड है। लेकिन फॉर नॉलेज से ये मैं बता दूं आपको, जब भी प्रेस्क्राइब वाली बात आए तो ये मान के चलिएगा कि रूल्स बने हुए होंगे इस चीज के लिए और वहां पर इस चीज का जिक्र होगा। जो जो रूल्स आपके काम के हैं वो मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए होंगे अपने नोट्स के अंदर। लेकिन जो जो रूल्स काम के नहीं है तो हमें इसी तरीके से काम चलाना पड़ेगा कि एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। क्योंकि आईसीआई ये चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन आप हर चीज के रूल्स भी जाने, वो संभव नहीं है अभी फाउंडेशन लेवल पर। कैसे संभव है? जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी एक्ट 2013 आपको पढ़ना है, इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने हैं कंपनी एक्ट 2013 में। तो चलिए 430 सेक्शन हो गए जो ऑपरेटिव अगर बात करें। लेकिन रूल्स तो सोयो रूल्स बने हुए हैं और सोयो रूल्स के अंदर फिर अलग अलग सेक्शन है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर रूल्स के बारे में जानकारी रखें और हर एक रूल्स आपको याद मिले। तो खैर, तो पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो अभी कोई प्रेस्क्राइब नहीं है। प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इफ ए प्राइवेट कंपनी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, दैट प्राइवेट कंपनी ऑल्सो ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं, पहले तो मना कर दिया कि अगर आप प्राइवेट हैं तो पब्लिक नहीं है, यानी कि पब्लिक वही हो सकती है जो प्राइवेट नहीं है। लेकिन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी होगी, तो वो प्राइवेट कंपनी भी इस पर्पज के लिए क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। बावजूद इसके कि उस प्राइवेट कंपनी के अपने आर्टिकल्स में वो लिमिटेशंस, वो रेस्ट्रिक्शंस एंड वो प्रोहिबिशन हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी को होने के लिए जरूरी होती हैं। अब बात आती है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की। रिकॉल करा रहा हूं बस मैं आपको कि प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो अभी तक कोई प्रेस्क्राइब नहीं है। तो ये भी एक किताबी ज्ञान है केवल। एंड 22 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस, फॉलोइंग लिमिटेशन एंड फॉलोइंग प्रोहिबिशंस ये हैं। पहली रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर इफ एनी। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो वो अपने शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करती हो, प्रोहिबिट नहीं करती, रेस्ट्रिक्ट करती हो, यानी कि कुछ कंडीशन अटैच करती हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर नॉट एक्सीडिंग 200। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर है 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। हाउएवर इन काउंटिंग ऑफ 200 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी केप्ट इन माइंड कि ज्वाइंट होल्डर शैल बी काउंटेड एज वन मेंबर ओनली। जो करंट एम्प्लॉई मेंबर हैं शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ 200। an ex-employee who was member at the time of
मतलब when he or she was employed and after the employment ceased, he will continued as a member of that company। यानी कि अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं तो तब काउंट नहीं होंगे अगर आप एम्प्लॉयमेंट सीज्ड होने के बाद लगातार मेंबर बने हुए हैं, तो आप एक्स एम्प्लॉय भी काउंट नहीं होंगे, करंट एम्प्लॉय मेंबर तो काउंट होंगे ही नहीं होंगे। दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू द नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ये जो लिमिटेशन है नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर, लेकिन मेंबर 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरी प्रोहिबिशन है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनविटेशन पर प्रोहिबिशन लगानी पड़ेगी कि आप इनवाइट कर ही नहीं सकते, प्रोस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकते टू सब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। यहाँ पर शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों हैं, ना तो शेयर्स को खरीदने के लिए इनविटेशन अलाउ किया जा सकता प्राइवेट कंपनी में, और ना ही डिबेंचर्स को खरीदने के लिए इनविटेशन अलाउ किया जा सकता प्राइवेट कंपनी के अंदर। लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर की जो लास्ट वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, वो एप्लीकेबल नहीं है। जब सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये दो डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी। आज एक बहुत खूबसूरत सी डेफिनेशन है, और वो है वन पर्सन कंपनी। द कॉन्सेप्ट of one person company was first introduced in Company Act 2013। बिफोर कंपनी एक्ट 2013, उससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था, उससे पहले 1925 था, उससे भी पुराना इतिहास है कंपनियों का। आया ब्रिटिश रूलिंग के अंदर ही था, तो काफी पुराना इतिहास है। तो उससे पहले कभी भी ओपीसी नाम का जिक्र नहीं था। यानी कि ये ओपीसी जो थी, वन पर्सन कंपनी जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आया ही 2013 के बाद है। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे वन पर्सन कंपनी है और एक उसके बाद स्मॉल कंपनी है। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपके 2013 के बाद से ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ओपीसी बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बड़ा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सी फाउंडेशन के अंदर वो ओपीसी से पूछे गए हैं। ठीक है, ओपीसी क्या है? नाम से ही पता लग रहा है कि ओपीसी मींस ए प्राइवेट कंपनी। पहली बात तो ये कि ओपीसी कभी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती। ये डेफिनेशन में ही लिख दिया गया है कि ओपीसी जो है ऑलवेज फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी पब्लिक नहीं हो सकती, कुछ भी कर लीजिए पब्लिक नहीं हो सकती। अगर आप ओपीसी का दर्जा प्राप्त है तो आपकी जो नेचर मानी जाएगी वो प्राइवेट कंपनी की ही मानी जाएगी, इन विच ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। यानी कि ओपीसी वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर के रूप में है, तो दैट इज ए ओपीसी। कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि ओपीसी में एक ही मेंबर हो सकता है और ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी। केवल एक नेचुरल पर्सन ही है जो ओपीसी का मेंबर हो सकता है, जबकि ये चीज प्राइवेट कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप, क्योंकि ओपीसी के अलावा भी प्राइवेट कंपनी होती है, तो जो ओपीसी के अलावा प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर ये नियम लागू नहीं है कि ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मेंबर कैन बी एनी पर्सन वेदर नेचुरल और अननेचुरल। ए कंपनी कैन ऑल्सो बी ए मेंबर इन अनदर कंपनी, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हर वो व्यक्ति जिसमें कैपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर ही और सी इज ए नेचुरल और नॉट नेचुरल, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेचुरल तो केवल आप और हम हैं, बाकी तो सब नेचुरल नहीं है। लेकिन क्या कानून ने उन्हें एक योग्यता दी है
कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी रखते हैं। तो जिन जिन लोगों को भी, जिन जिन एंटिटीज को भी सेपरेट लीगल एंटिटी की योग्यता दी है, कैपेबिलिटी दी है, वो कंपनी के अंदर मेंबर हो सकते हैं, लेकिन ओपीसी के अंदर नहीं हो सकते। ओपीसी के अंदर मेंबर होने के लिए जरूरी है कि आप नेचुरल होने चाहिए। इसके अलावा जो उसका नाम है वो आपको एक ब्रैकेट में, जो भी नाम है आपका, जैसे सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड मैंने कहा, लेकिन अगर हम सेव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी है तो सेव क्लासेस ब्रैकेट ओपीसी ब्रैकेट क्लोज प्राइवेट लिमिटेड, ये होना जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप कहीं नाम प्रिंट करेंगे, एनग्रेव करेंगे, एफिक्स करेंगे, तो नाम के नीचे ओपीसी लगा हुआ होना जरूरी है, 1% कंपनी लगा हुआ होना जरूरी है। ये चीज प्रिंटिंग के समय की रिक्वायरमेंट है, या एफिक्स करा रहे हैं आप, एनग्रेव करा रहे हैं, कहीं गुदवा रहे हैं ओपीसी का नाम, 1% कंपनी का नाम, तो नाम के नीचे 1% कंपनी लिखा हुआ होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ प्रिविलेजेज हैं 1% कंपनी को, कि उन्हें एजीएम जरूरी नहीं होती है, जैसे बाकी कंपनियों को एजीएम जरूरी होती है। तो ये चीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर जिक्र है, तो इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि बाकी कंपनियों को, चाहे वो अदर प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है, उन्हें हर वर्ष एक एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी है। बाकी प्राइवेट कंपनी को 2 डायरेक्टर मिनिमम होने जरूरी है, ओपीसी को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक ख्यालात तो आ ही रहा होगा कि देखा जाए ओपीसी की जरूरत क्या है, जब हमारे पास दूसरी फॉर्म है, प्राइवेट कंपनी है, चलिए अगर आपके पास मेंबर कम है तो प्राइवेट कंपनी से भी काम चला सकते थे। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम 2013, तो कहीं ना कहीं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को गवर्नमेंट चाह रही है कि आप कॉर्पोरेटाइजेशन करें। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? एक सिंगल व्यक्ति एक बिजनेस चला रहा है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि आप उसे कॉर्पोरेट सेक्टर में बना के कंपनी के रूप में काम करें। प्रोप्राइटर एक सिंगल व्यक्ति होता है। पहले कंपनी एक सिंगल व्यक्ति से नहीं चल सकती थी, लेकिन लॉ मेकर्स ने 2013 कंपनी एक्ट 2013 ला के इसे लीगलाइज कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें। दैट्स वाई जब हम पूरा एक्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ओपीसी को काफी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। अगर आप दूसरी फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है और ओपीसी का प्रोसीजर है, तो ओपीसी का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट आपको दिक्कत नहीं देना चाहती, वो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती कि आप ये माने कि जी हम तो प्रोप्राइटरशिप में ही खुश हैं। किसी भी तरह की दिक्कत वो आपको नहीं देना चाह रही है। वो चाहती है कि हर तरह की सुविधाएं आपको मिले। दैट्स वाई आप इस चीज के लिए उत्सुक होंगे कि आप कंपनी एक्ट में ओपीसी बनाएं। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा मेमोरेंडम जो है ओपीसी का, उसमें एक ना एक व्यक्ति का नाम जरूर नॉमिनी के रूप में लिखा रहता है कि इन द इवेंट ऑफ ए सिंगल मेंबर, यानी कि ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, वही करता धरता होता है, कि अगर वो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाए किसी वजह से, या डेथ के केस में है, तो एकदम कौन उस ओपीसी का मेंबर बनेगा? एक ना एक नॉमिनी आपको जरूर देना पड़ेगा, और नॉमिनी के लिए भी रूल्स वही है जो मेंबर बनने के लिए हैं। अभी हम पढ़ेंगे रूल्स के अंदर कि रूल्स के अंदर मेंबर बनने के लिए क्या क्या नियम है, नॉमिनी बनने के लिए क्या क्या नियम है। पहले एक्ट के प्रोविजन पर नजर डालते हैं कि एक्ट क्या कह रहा है, उसके बाद, क्योंकि इसके रूल्स भी हैं, और ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि हर जगह के रूल्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जहां जहां रूल्स काम के हैं वो मैंने आपको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो 1% कंपनी जो डिफाइंड है वो सेक्शन 2 के अंदर है, सेक्शन 2 के अंदर है। तो स्पेसिफिकली अगर आप क्लोज की बात करेंगे तो सेक्शन 2 क्लोज 62 के अंदर ये डिफाइंड है। लेकिन मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि आपको क्लोज नंबर मत याद कीजिए, प्राइवेट कंपनी की क्लोज कुछ और है, पब्लिक कंपनी की क्लोज कुछ और है, स्मॉल कंपनी की क्लोज कुछ और है। अभी बहुत सारी हमें डेफिनेशन पढ़नी है।
तो अननेसेसरली अपने मतलब बर्डन मत बढ़ाइए जिसकी जरूरत है नहीं। केवल सेक्शन 2। तो 1% कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर। 1% कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर, एक पर्सन मेंबर के रूप में हो। ओनली ए नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, कैन बी ए मेंबर ऑफ 1% कंपनी। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो इसे अलग बनाते हैं बाकी प्राइवेट कंपनी से, वो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। केवल एक नेचुरल पर्सन ही 1% कंपनी का मेंबर हो सकता है। 1% कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1% कंपनी कभी भी पब्लिक लिमिटेड नहीं हो सकती। 1% कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन बाकी प्राइवेट लिमिटेड से ये अलग है, ये भी आप समझ लीजिए। बाकी प्राइवेट लिमिटेड की तरह कि उसमें 200 मेंबर हो सकते हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकता है। द वर्ड 1% company shall be mentioned in brackets below the name of the company wherever its name is printed, affixed or engraved। जहां पर भी आपको नाम छापना है, एनग्रेव कराना है, एफिक्स कराना है, तो आपको नाम के नीचे 1% कंपनी देना पड़ेगा। बाकी जो कंपनी का नाम होता है इसमें, अगर मैं सेव क्लासेस की बात करूं तो सेव क्लासेस जो आपका नाम है, मेन नाम, इसके बाद ब्रैकेट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आपको मेन नाम और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ओपीसी वर्ड रखना पड़ेगा। इस तरीके से नाम ये लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन हु शैल बिकम ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ ए सिंगल मेंबर। जो मेमोरेंडम है 1% कंपनी का, उसमें एक नॉमिनी का नाम जरूर लिखा जाएगा कि कौन उस कंपनी का ओपीसी का मेंबर बनेगा अगर अचानक से एक सिंगल मेंबर जो ओपीसी का है उसकी डेथ हो जाए या इनकैपेबल हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको एक नॉमिनी का नाम जरूर डालना पड़ेगा। और नॉमिनी के लिए भी वही रूल है जो एक मेंबर बनने के लिए होते हैं, वो रूल्स में हम देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, एवरी प्राइवेट कंपनी शैल हैव मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर। लेकिन ये भी प्राइवेट कंपनी है, इसमें केवल एक ही डायरेक्टर होना जरूरी है। हाँ, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मेंबर तो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते, डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एक की है। However, every 1% company shall have a minimum of 1 डायरेक्टर। मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम एक ही है ओपीसी के अंदर। डायरेक्टर मिनिमम एक है लेकिन मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं। एजीएम इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ ओपीसी। जैसे मैंने बताया कि जो अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज हैं, जो अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, उनमें एजीएम जरूरी होती है, लेकिन अगर आप ओपीसी हैं तो एजीएम इज नॉट रिक्वायर्ड। एजीएम की कोई जरूरत नहीं होती। और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो ओपीसी के ऊपर नहीं लगते हैं। अब बात आती है प्रोविजन कंटेन्ड इन द रूल्स। अलग अलग रूल्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। एक मेंबर बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दो अलग अलग बातें, सिटीजनशिप होना अलग है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना अलग है। सिटीजनशिप जो नागरिकता दी जाती है वो सिटीजनशिप एक्ट से दी जाती है, और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने का मतलब ये है कि आप अगर विदेशी नागरिक भी हैं तो भी आप रेजिडेंट हो सकते हैं अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 120 डेज और मोर इंडिया में स्टे करते हैं। तो यहाँ दोनों रिक्वायरमेंट है कि आप इंडियन सिटीजन भी होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया भी होने चाहिए। अगर आप फॉरेन सिटीजन है और रेजिडेंट हैं तो भी आप मेंबर नहीं बन सकते, ना नॉमिनी बन सकते।
अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं लेकिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, रेलेवेंट पीरियड के अंदर आप रेजिडेंट नहीं हैं, तो आप मेंबर नहीं बन सकते, नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। दोनों ही रिक्वायरमेंट जरूरी है। पहले जो 120 डेज की रिक्वायरमेंट थी, पहले 2 साल पहले ये 182 डेज हुआ करती थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब आज की डेट में 120 डेज है कि पीछे जब हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं तो क्योंकि जो आईसीआई के एग्जाम में आए हुए हैं और ज्यादातर आंसर जो आईसीआई के हैं वही मैंने आपको दे रखे हैं, जिससे आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ आ जाए कि आईसीआई क्या चाहती है। तो वहां पे कुछ एक आंसर में जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनमें 182 डेज का जिक्र है, तो वो हम करते वक्त 120 डेज लेंगे। जो नए क्वेश्चन आए हुए होंगे वहां तो आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन आए हुए होंगे वहां पर 182 डेज का जिक्र है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अभी मैं साथ के साथ ही आपको सही करा दूंगा वो, ठीक है ना, वो पुराने क्वेश्चन में है। तो एलिजिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, ओपीसी ओ टू बी ए नॉमिनी, यानी कि एक मेंबर में क्या क्या गुण होने चाहिए और एक नॉमिनी में क्या होना चाहिए। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ए वन पर्सन कंपनी ओनली नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इंडिया। नॉमिनी बनने के लिए भी आप नेचुरल होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। और for the purpose of this rule, the term resident in India means a person who has stayed in India for not less than 120 days during the immediately preceding financial year। 120 दिन से कम नहीं होना चाहिए। 120 या उससे ज्यादा अगर आप हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो यू आर रेजिडेंट इन इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर ए पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट more than one OPC at the same time. The answer is no. Only one OPC can be formed by one individual. एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि वेदर ए पर्सन कैन बी ए नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी एट द सेम टाइम। द आंसर इज नो। One person can be a nominee in only one OPC at the same time। आप एक समय में एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हैं और एक समय में एक ही कंपनी में नॉमिनी हो सकते हैं। अगर कोई दूसरी कंपनी आपको नॉमिनी बनाती है और आप अपनी कंसेंट देते हैं, तो पहली कंपनी से आपको नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा। आप एक साथ दो दो कंपनियों के मेंबर नहीं हो सकते और दो दो कंपनियों के नॉमिनी नहीं हो सकते। लॉ में देखिए बहुत सारी बातें स्पष्ट तौर से जिक्र नहीं होती हैं, कोशिश की जाती है लॉ मेकर्स के द्वारा कि वो हर संभावना के ऊपर प्रोविजन बनाए, लेकिन छूट जाती हैं कुछ बातें। तो एक क्वेश्चन कि क्या एक व्यक्ति एक साथ एक कंपनी में मेंबर और दूसरी कंपनी का नॉमिनी हो सकता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्या एक व्यक्ति एक समय में एक ओपीसी का मेंबर और दूसरी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है या नहीं है? इन्होंने ये तो कह दिया कि आप एक साथ एक कंपनी में, एक से ज्यादा कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते। ये तो कह दिया कि आप एक साथ एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर नॉमिनी नहीं हो सकते। लेकिन क्या दो अलग अलग घटनाएं, मेंबर होना एक अलग कॉन्सेप्ट है, नॉमिनी होना एक अलग चीज है। तो आप एक ओपीसी के अंदर मेंबर हैं और एक ओपीसी के अंदर नॉमिनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? लो इज साइलेंट, लो चुप है इसके बारे में। लेकिन जहां तक जजमेंटल की बात है, अगर आप मेरे से पूछें और एक्सपीरियंस की बात है, तो शायद लॉ मेकर्स नहीं चाहते कि आप एक साथ एक से ज्यादा कंपनी में मेंबर या नॉमिनी रहें। यानी कि ये भी चीज पॉसिबल नहीं है कि आप एक कंपनी में मेंबर बने और एक कंपनी में नॉमिनी
बने ऑल्दो लो इज साइलेंट। लो चुप है। जहां तक पेपर की बात है कि क्या पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो द आंसर इज नो। आईसीएआई ऐसे इशू को नहीं छेड़ती है जहां पर लॉ मेकर्स चुप हैं। जब कभी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, किसी जज के पास ये केस जाएगा, तो जजमेंट आ जाएगा उसके ऊपर कि क्या वो डिलीवर करना चाहते हैं, तो फिर उस तरह से लो बनेगा। लेकिन फिलहाल जो है लो साइलेंट है इस मुद्दे के ऊपर। जल्दी से बताइएगा बेटा, ये चीज क्लियर है आपको या नहीं? क्लियर है बेटा ये बात? तो एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑन वन पर्सन कंपनी, सॉरी, limits on number of companies. No person shall be eligible to incorporate more than one person company. No person can become a nominee in more than one person company. ना तो कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता, और ना ही कोई व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर नॉमिनी हो सकता। प्रोहिबिशन ऑन माइनर, बिल्कुल माइनर को मना कर रखा है। ना तो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ना नॉमिनी बन सकते किसी ओपीसी के अंदर, जबकि ऐसा माइनर के लिए प्राइवेट कंपनी में मेंबर बनना मना नहीं है, पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर बनना मना नहीं है, बशर्ते कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ करते हो। लेकिन एक माइनर का ओपीसी के अंदर मेंबर बनना मना है, प्रोहिबिटेड है, नॉमिनी बनना मना है, और ना ही वो ओपीसी के अंदर बेनिफिशियली शेयर होल्ड कर सकता। तो माइनर, ए माइनर कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ ओपीसी, become a nominee of one person company, or hold share with beneficial interest in one person company। जल्दी से बताइएगा यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हर टॉपिक के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई सा ऐसा प्रोविजन नहीं है ओपीसी का, कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एक प्रोहिबिशन और है, प्रोहिबिशन ऑन वन पर्सन कंपनी। सेक्शन 8 अभी हमने पढ़ा नहीं है। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लाइसेंस मिलता है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो ओपीसी सेक्शन 8 का लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकती है। वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी अंडर सेक्शन 8। इसके अलावा वन पर्सन कंपनी कैन नॉट डू एनबीसी या कैन नॉट बी incorporated as a non-banking financial activities or investment in other company। एक ओपीसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज करना अलाउड नहीं है, और ना ही वो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो पहले मैं इसे पढ़ा देता हूं, उसके बाद एनबीसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। वन पर्सन कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एनबीएफसी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये कहा जाता है, जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप पूछें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी है, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो सभी लोगों ने सुना हुआ है, मुथूट फाइनेंस। एक ऐसी कंपनियां जो बैंकिंग की तरह व्यवहार करती हैं, जैसे बैंकों का काम होता है लोन देना, तो ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जिन्हें एनबीएफसी का, इसे नॉर्मली टेक्निकल टर्म में कहा जाता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो एक्टिविटीज करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। किस तरीके से ये डिफरेंट हैं नॉर्मल बैंकिंग से, केवल एक अंतर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत सारे अंतर हैं, हमें उस तरफ नहीं जाना है। कि मुथूट फाइनेंस में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप एसबीआई में डिपॉजिट कर सकते हैं, आईसीआईसी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक में आप अपना खाता खुला सकते हैं। मुथूट फाइनेंस के अंदर आप अपना खाता नहीं ओपन कर सकते कि सेविंग बैंक का खाता खोल लें, उस पर इंटरेस्ट मिल जाए। ये मेनली लोन देने के काम में लगी हुई है, या इनकी जो इनकम होती है दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट करके होती है।
लेकिन ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको, जो अदर बैंकिंग है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका अंतर समझाया, जिससे आपको एक क्लियर कट एक डिफरेंस आ जाए। हमारी LIC जो है वो भी NBFC की तरह काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लोन देती है वो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करती है, वो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। मुथूट फाइनेंस का मैंने आपको नाम बताया ही है, इसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं। तो ओबीसी ओबीसी सॉरी, वन पर्सन कंपनी ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, या ये कह सकते हैं कि ओपीसी जो है ये काम नहीं कर सकती और ना ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकती दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। तो दो तरह के प्रोहिबिशन अभी तक हमने पढ़े यहाँ पे। माइनर तो के ऊपर तो जो प्रोहिबिशन है वो अलग है ही है, लेकिन ये पूरी ओपीसी के अंदर, ओपीसी के ऊपर प्रोहिबिशन है कि ओपीसी सेक्शन 8 के अंदर लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकती। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड एज ए सेक्शन 8 कंपनी, और OPC cannot carry out non-banking financial investment activities or investment in other body corporate। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑन वॉलंटरी कन्वर्जन, ये भी समझ लीजिएगा, और कंपलसरी कन्वर्जन क्या है इसे भी समझिएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। OPC कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी within 2 years from the date of its formation। जिस दिन भी OPC बनी उसके 2 साल तक ये वॉलंटरली कन्वर्ट नहीं करा सकती अपने आप को अदर टाइप ऑफ कंपनी के अंदर। यानी कि OPC भी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन OPC का प्राइवेट होना और जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, उनमें अंतर होता है। तो ये चाहे कि मैं OPC प्राइवेट कंपनी से बाहर निकल के केवल अदर प्राइवेट कंपनी के रूप में मेरी पहचान बने या पब्लिक कंपनी के रूप में पहचान बने, तो 2 साल का आपको एक लॉक इन लगा हुआ है, आप वॉलेंटरली कन्वर्ट नहीं करा सकते, 2 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वन पर्सन कंपनी कैन नॉट गेट itself converted voluntarily into any other kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation of one person company। कुछ केसेस में कंपलसरी कन्वर्जन है, 2 साल का पीरियड नहीं भी हुआ है तो भी आपको कंपलसरीली कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में, जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में। अगर आपकी पेड अप कैपिटल कभी भी 50 लाख से ऊपर चली जाए या रेलेवेंट पीरियड के अंदर आपका टर्न ओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाए, दो ध्यान रखिएगा बात, दोनों में से कोई सी भी घटना हो गई कि आपने पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से ऊपर बढ़ा ली, कभी भी 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद तो वैसे भी वॉलेंटरली कन्वर्ट करा ही सकते हैं आप, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कुछ केसेस में कंपलसरी कन्वर्जन है। अगर 2 साल के अंदर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो गई या एवरेज टर्नओवर उस रेलेवेंट पीरियड में 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो 6 महीने के अंदर इस कंपनी को अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा अदर फॉर्म में। यानी कि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में उसके अंदर मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, फिर डायरेक्टर 2 होने चाहिए, या पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा जिसके अंदर मेंबर 7 होने चाहिए मिनिमम, और डायरेक्टर फिर 3 होने चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। A one person company shall cease to be entitled to continue as a one person company if its paid up share capital exceeds 50 lakh or its average annual turnover during the relevant period exceeds 2 crore. Within 6 months, such one person company shall be required to convert itself in accordance with the provision of section 18 into a private company with a minimum of 2 members and 2 directors, or a public company with at least 7 members and 3 directors. So now the concept of one person company agent, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी का। अभी हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कुछ एग्जाम में वन पर्सन कंपनी से पूछे गए हैं।
और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस थी इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को हमारे आईसीआई ने दी है, कितनी इज्जत इस टॉपिक को दी गई है, वो एक एक करके आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? तो जल्दी से क्वेश्चन निकालिएगा। पेज नंबर 170 को खोलिएगा, पहले पेज नंबर 170 को खोलिएगा। पेज नंबर 170 और नवंबर 19 का क्वेश्चन है, टॉप पर ही आपको दिख रहा है। पेज नंबर 170 नवंबर 19 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। मिस्टर अनिल फॉर्म ए 1% कंपनी ऑन 16 अप्रैल 2018, डेट को ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 2018 फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार्स। द टर्नओवर ऑफ ओपीजी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज अबाउट रुपीज 2.25 करोड़। 16 अप्रैल 2018 को आपने एक ओपीसी बनाई अनिल ने फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार, जो टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 यानी कि पहले साल का टर्नओवर 31 मार्च 2019 को जो एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा। अब क्योंकि 16 अप्रैल को बनी है तो 16 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो गया, वो 2.25 करोड़ रुपए का है। His friends will wanted to invest in his OPC, so they decide to convert it voluntarily into a private company. Can Anil do so? तो उसका जो फ्रेंड सुनील है, आने वाला समय भैया इलेक्ट्रिक कारों का ही है, पहले साल में आपने 2.25 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, तो उसका जो फ्रेंड है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है ओपीसी के अंदर। सो दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट वॉलेंटरली इनटू प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी ये बनाना चाह रहे हैं। वैसे तो ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ओपीसी का प्राइवेट होना और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में अंतर होता है, प्रोविजन अलग अलग है। तो आप दूसरी तरह जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है ओपीसी का ठप्पा से अलग आप बनाना चाहते हैं, तो क्या अनिल ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है, ऑल्दो 2 साल नहीं हुए। देखिए, एक कमी जरूर इंस्टीट्यूट ने छोड़ी है, क्वेश्चन पूछने में भी और कई बार आंसर देने में भी। ये कंपलसरी कन्वर्जन का केस है, लेकिन क्वेश्चन में पूछते वक्त भी इन्होंने ये कहा है कि क्या वो वॉलेंटरली कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आंसर में भी कई जगह इन्होंने, जहां कंपलसरी कन्वर्जन का केस है, तो उसे आंसर देते वक्त वॉलेंटरली का दर्जा दे दिया है। तो शायद इंस्टीट्यूट इस बात पे नंबर ना काटे, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट की ही गलती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आ, है तो कंपलसरी कन्वर्जन का केस, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसे वॉलेंटरली कन्वर्जन के रूप में क्वेश्चन को पूछा गया है। आंसर देखिएगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सब रूल 7 ऑफ रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। सर इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे? मत याद रखिए, मैं कब बता रहा हूँ। एट पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इतना कर लीजिएगा। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल इट एक्सीड बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। तो सबसे पहले तो प्रोविजन लिखा हुआ है कि जब तक 2 साल ना गुजर जाए, जब तक ओपीसी किसी और तरह की कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जब तक कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि जिस लिमिट के बाद कोई नियम चेंज हो रहे हो। तो जैसे पेड अप कैपिटल 50 लाख के बाद नियम चेंज हो रहे हैं, टर्नओवर 2 करोड़ के बाद नियम चेंज हो रहे हैं, तो जब तक कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड ना कर जाए। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि वो लिमिट एक्सीड कर रही है, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर अनिल फॉर्म एन ओपीसी ऑन 16 अप्रैल 2018 and its turnover for the financial year ended 31st March 2019 was 2.25 crore. Even though 2 years have not expired from the date of its incorporation, since its average annual turnover during the period starting from 16th April to 31st March 2019 had exceeded 2 crore, Mr. Anil can convert the OPC into a private
लिमिटेड कंपनी अलोंग विद सुनील। सुनील भी ज्वाइन करना चाह रहा है, तो 2 मेंबर तभी बनेंगे जब वो अदर फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर खाली आप ओपीसी हैं तो एक ही मेंबर रह सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर है। तो दिस इज नवंबर 19 क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा था। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेज नंबर देखिएगा 172 पर, मई 18 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डिफाइन OPC 1% कंपनी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 और ए प्राइवेट कंपनी। सभी कुछ पूछ डाला कि ओपीसी को डिफाइन करना है, तो ओपीसी मीन्स ए कंपनी which has only one person as a member. This is the definition. And state the rules regarding the membership. Membership के बारे में rules. Only a natural person can be a member. That natural person can be citizen of India as well as resident of India. And for this purpose, resident means a person who stays in India during preceding financial year at least 120 days or more. So this is the rules regarding membership. Can it be converted into a non-profit company? Non-profit company under section 8 prohibited है कि OPC cannot be converted, cannot obtain a license under section 8 कंपनी। और ये प्राइवेट कंपनी, क्या ये प्राइवेट कंपनी बदल सकती है? यस, बदल सकती है, लेकिन 2 साल तक मना है आपको। सेक्शन 8 में तो आप कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, आजीवन कन्वर्ट नहीं हो सकते आप सेक्शन 8 में तो। लेकिन इनकॉर्पोरेशन से 2 साल के अंदर एनी काइंड ऑफ कंपनी में आपका कन्वर्जन बना है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। हाँ, अगर आप लिमिट क्रॉस करेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा है, तो ये सारी बातें आपको जो जो उठाई गई हैं क्वेश्चन में बातें, उन उन बातों के ऊपर आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, अपनी नॉलेज पूरा बांटना शुरू कर दिया, ओपीसी के बारे में पूरा ज्ञान लिखना शुरू कर दिया। टाइम लगता है सर। आपके पास अगर ज्ञान है तो उतना ज्ञान दीजिए जितना कि पेपर में पूछा गया है। अगर ज्यादा ज्ञान बांटेंगे तो कुछ क्वेश्चन आने के बाद भी आपके लिखने से छूट जाएंगे। तो दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन मई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले ही पेज पर है, और नवंबर 2020 का, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा गया है। मिस्टर राजा along with his family members is running successfully a trading business. He is capable of developing his idea and participating in the marketplace. To achieve this, Mr. Raja formed a single person economic entity in the form of one person company with his brother Mr. King as its nominee. भाई को नॉमिनी बनाया। On 4th May 2020, Mr. King withdrew his consent as nominee of one person company. Can he do so under the provision of the Companies Act? मिस्टर किंग जो है 4 मई 2020 को अपनी नॉमिनेशन की जो कंसेंट है विड्रॉ करना चाहता है। यस, कर सकता है। नॉमिनी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है और मेंबर भी नॉमिनी को हटा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविजंस है, ठीक है, उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अब आगे क्या पूछा हुआ है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल फॉर बीइंग नॉमिनेटेड एज नॉमिनी ऑफ द वन पर्सन कंपनी एज ऑन 5 मई 2020 अंडर द अबव सेड एक्ट। तो आपको ये बताना है कि 3 लोग इन्होंने दिए हुए हैं, तो इन 3 लोगों को क्या आप नॉमिनी बना सकते हैं। मिस्टर श्याम सन ऑफ राजा हु इज 15 years ओल्ड एज ऑन 5 मई 2020। 5 मई 2020 को श्याम जो राजा का बेटा था वो 15 साल की एज का हुआ है, तो क्या उसे नॉमिनी बनाया जा सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज माइनर कैन नॉट बी ए मेंबर एज वेल एज ए नॉमिनी।
Miss Devaki, an Indian citizen, sister of Raja, stayed in Dubai in India. She stayed in India during the period from 2nd January 2019 to 16th August 2019. Thereafter, she left for Dubai and stayed there. 16 अगस्त 2019 के बाद तो उसने इंडिया ही छोड़ दिया और लगातार दुबई में ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखना पड़ेगा। जैसे 4 मई 2020 को जो उसका भाई है नॉमिनी पद से छोड़ रहा है और 5 मई को आप बनाना चाहते हैं, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो होगा क्या उसमें 120 डेज और मोर हो है। अगर देविकी 120 डेज और मोर है, अब ये ध्यान रखिएगा नवंबर 20 का क्वेश्चन है ये, तो उस समय 182 डेज का प्रोविजन था, तो आंसर में इसमें 182 दे रखा होगा। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको जो कंपैरिजन करना है वो 120 डेज और मोर से करना है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप बात कर रहे हैं 5 मई 2020 की बात कर रहे हैं। इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020। तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में क्या ये देविकी जो थी 120 डेज या ज्यादा रही है। तो 16 अगस्त ये कह रहे हैं कि 2 जनवरी से 16 अगस्त तक ये इंडिया में रही है, तो हमें जनवरी 2019 के दिन की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इसकी अप्रैल 2019 की। तो 30 दिन ये इंडिया में रही है, 16 अगस्त तक इंडिया में रही है। हमें बात करनी है मई की, 31 दिन इंडिया में रही है। हमें बात करनी है जून की, वो भी इंडिया में रही है। हमें बात करनी है जुलाई की, वो भी इंडिया में रही है। और हमें बात करनी है 16 अगस्त की, तो 16 अगस्त तक इंडिया में थी। अब अगर आप ये दिन गिनेंगे 30, 31, ये अगर 4 गिनेंगे तो 120 दिन से ज्यादा ही बैठ गए। अब क्योंकि 120 दिन से ज्यादा थी इंडिया में, तो देविकी कैन बी नॉमिनेटेड एज ए नॉमिनी ऑफ दिस ऑफिस। इस साल तो वो नॉमिनी अपॉइंट की जा सकती है। जबकि जब आप इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि उस समय 182 डेज का कॉन्सेप्ट था, तो उसमें मना लिख रखा होगा। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन आता है सेम पैटर्न पर सेम डेट के साथ, तो आपका आंसर इसमें यस होगा। फिर है अशोक, एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया हु इज प्रेजेंटली ए मेंबर ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी। अब अशोक जो इंडियन सिटीजन हैं, जो इंडिया रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है, हु इज प्रेजेंटली मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी, वो ऑलरेडी 1 पर्सन कंपनी के मेंबर हैं, तो क्या वो नॉमिनी बन सकते हैं। तो द आंसर इज नो, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही कंपनी में नॉमिनी या मेंबर हो सकता है। तो आंसर देख लेते हैं, फुल आंसर देख लेते हैं। एज पर सेक्शन 3 of the Companies Act 2013, the memorandum of 1 person company OPC shall indicate the name of the other person nominee who shall, in the event of subscriber death or his incapacity to contract, become the member of the company. The other person nominee whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in the prescribed form, and the same shall be filed with the registrar of company at the time of incorporation, along with the memorandum of association and article of association। जिसका भी नाम आप एज ए नॉमिनी लिखेंगे, उसकी प्रायर कंसेंट भी मेमोरेंडम के साथ जाएगी। मतलब आपने तो लिख दिया मैं नरेंद्र मोदी को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से भी तो पूछ लीजिए कि वो नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, तो प्रायर कंसेंट जरूर जाएगी। सच अदर पर्सन मे विड्रॉ हिज कंसेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला क्वेश्चन यही था कि जो किंग का भाई था वो विड्रॉ करना चाहता है, तो क्या वो विड्रॉ कर सकता है। हाँ, उस तरीके से जो कि मैंने प्रेस्क्राइब्ड है। नॉमिनी भी विड्रॉ कर सकता है और मेंबर अगर हटाना चाहे वो भी हटा सकता है। तो आपको यही लिखना है कि प्रेस्क्राइब तरीके से प्रेस्क्राइब फॉर्म भर के ये काम हो जाएगा। तो ये एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। Therefore, in terms of the above law, Mr. King, the nominee whose name was given in the memorandum, can withdraw his consent as a nominee of the OPC by giving a notice in writing to the sole member and to 1 person company.
Following are the answer to the second part of the question as regard the eligibility of being nominated as nominee. जो सेकंड पार्ट है, जो अलग अलग लोगों के नाम दे रखे हैं, माइनर बन सकता है नहीं बन सकता, जो देवकी है वो बन सकती नहीं बन सकती, अशोक है जो बन सकता नहीं बन सकता, तो अब उसके आंसर ये है एज पर द रूल ऑफ 3 और द कंपनी रूल 2014 नो माइनर सेल become member or nominee of the OPC, therefore Mr. Shyam being a minor is not eligible. ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट है देविकी जो सिस्टर हैं उसका आंसर जरूर यहाँ चेंज होगा, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय रेजिडेंट होने के लिए 182 डेज चाहिए थे, लेकिन अब 120 डेज है, तो 120 डेज से ज्यादा है इसलिए वो बन सकती है। तो इसका आंसर देखिएगा, एज पर रूल 3 और द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 ओनली नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen and resident in India shall be a nominee or the sole member of one person company. The term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. Here, Miss Devki दो an Indian citizen तो है, but not resident in India. तो आपको इसमें लिखना है मिस देवकी इंडियन सिटीजन भी है एज वेल एज रेजिडेंट भी है, एज सी स्टे फॉर ए पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको चेंज करनी पड़ेगी क्वेश्चन के हिसाब से, कि क्योंकि उसका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो 182 दिन और उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएट preceding financial year, so she is eligible for being nominated a nominee of the OPC। या अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो जैसे इन्होंने 16 अगस्त को लीव करने की डेट दे रखी है, तो बिल्कुल सेम आंसर रह जाएगा, बस 182 दिन की जगह में 120 दिन यूज करना पड़ेगा। तो हमें डेट ऐसी खिसकानी पड़ेगी जिससे उसका जो टोटल पीरियड है स्टे का वो 120 दिन भी ना रहे। तो अब 16 अगस्त क्या रखा है, तो 16 जून कर देते हैं कि 16 जून को उसने दुबई के लिए प्रस्थान कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके बाद सेम आंसर रहेगा आपका, बस जहां 182 डेज है वहां 120 डेज कर दीजिएगा। समझ आ रही बात आपके? तीसरा जो अशोक की बात थी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंबर है तो क्या वो नॉमिनी बन सकता है? द आंसर इज नो। एज पर रूल 3 और द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 ए पर्सन शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी at any point of time and the said person shall not be a nominee of more than one OPT. Mr. Ashok, an Indian citizen residing in India, who is a member of an OPT, not a nominee in any can be nominated as a nominee. क्लियर हो गई बात ये? तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि लो साइलेंट है इसके ऊपर, कि क्या एक व्यक्ति एक समय में नॉमिनी और मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो लो साइलेंट है, तो मेरी ओपिनियन में मैंने आपको बताया था कि नहीं बन सकता, लेकिन जो आईसीआई है वो ये कह रहा है कि क्योंकि लो साइलेंट है, लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही कंपनी में मेंबर बन सकता है और दूसरी कंपनी में वो नॉमिनी बन सकता है। एक से ज्यादा कंपनी में आप नॉमिनी नहीं बन सकते, एक से ज्यादा कंपनी में मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में मेंबर भी बन सकता है और वो दूसरी कंपनी में नॉमिनी भी बन सकता है। लो साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि आईसीआई आपको नंबर देगा, तो फिलहाल आप आईसीआई के अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि लो इसके ऊपर साइलेंट है। क्लियर है बात ये? इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 176 पेज नंबर पर है, एक 176 पर है आपका नवंबर 2018, नवंबर 2018 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, जल्दी से निकालिए फटाफट। नवंबर 2018, नवंबर 2018 जल्दी से निकालिएगा बेटा, आगे और भी क्वेश्चन करने हैं। आप ये देखिएगा पूरा लेक्चर के अंदर केवल ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है
November 2018, XYZ, a one-person company, was incorporated during the year 2014-15 with an authorized capital on 45 lakh, यानी कि 4.5 lakh shares of 10 each. The capital was fully subscribed and paid up. XYZ वन पर्सन कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई 2014-15 के अंदर, जिसकी ऑथराइज कैपिटल 45 लाख है, 4.5 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले. द कैपिटल वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 14-15 एंड 15-16 वाज 2 करोड़ एंड 2.5 करोड़ रेस्पेक्टिवली. जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ है 2014-15 के अंदर और 15-16 के अंदर 2.5 करोड़ है. Promoter of the company seeks your advice in the following circumstances whether XYZ OPC can convert into any other kind of company during 16-17. Please advise with reference to the relevant provision of the Company Act 2013 in the below mentioned circumstances. If promoter increases the paid up capital of the company by 10 lakh during 16-17, कि अगर 16-17 के अंदर जो प्रमोटर हैं वो कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं 10 लाख से, तो 45 लाख की कैपिटल तो पहले से थी, 10 लाख से इंक्रीज करके 55 लाख हो गई. और इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 16-17 वाज 3 करोड़. तो ये कह रहे हैं कि क्या दूसरी तरह की कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. देखिए, दूसरी तरह की कंपनी में इन्होंने 2 पॉइंट दे दिए हैं. अगर ये नहीं भी होते तो भी कन्वर्जन हो ही जाता, और 2 साल नहीं गुजरे, क्योंकि आपका टर्नओवर 14-15 में 2 करोड़ और 2.5 करोड़ था. तो टर्नओवर क्योंकि एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ से ज्यादा, तो कंपलसरी कन्वर्जन का केस लगता है. फिर भी इन्होंने दे दिया कि अगर प्रमोटर 10 लाख से इंक्रीज करेंगे तो 45 लाख की जगह 55 लाख हो जाएगी. अब क्योंकि पेड अप कैपिटल आपकी 55 लाख हो रही है, 50 लाख से इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. और 16-17 में कह दिया टर्नओवर 3 करोड़ है तो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो भी जाहिर सी बात है कि आपको करना पड़ेगा. ऑल्दो अगर ये 2 पॉइंट नहीं भी होंगे तो भी कन्वर्जन होगा ही होगा. एक कंपलसरी कन्वर्जन का केस है, लेकिन अगर जब आप आंसर पढ़ेंगे तो इन्होंने वॉलेंटरली कन्वर्जन के रूप में इसे मान रखा है. तो कुछ एक जगह इंस्टीट्यूट ने भारी भरकम गलतियां कर रखी हैं. तो आंसर मैंने जानबूझ के आईसीआई के ही आपको दिए हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करा. जो मुझे बोलना था वो मैं लेक्चर के दौरान बोल देता हूँ कि जो जो कमियां हैं कुछ ही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप देखेंगे तो 2-3% कमियां होती हैं. आंसर देखिएगा. As per Rule 3 of the Company Incorporation Rule 2014, no one-person company (OPC) can convert voluntarily into any kind of company unless 2 years have expired from the date of its incorporation, except where the paid-up share capital is increased beyond 50 lakh or its average annual turnover during the relevant period exceed 2 crore rupees. Besides, Section 18 of the Company Act 2013 provides that a company of any class registered under this Act may convert itself as a company of other class under this Act by alteration of memorandum or article of the company in accordance with the provision of Chapter 2 of the Act. Based on the above provision, our advice in the given circumstances will be as under. पहले आपने प्रोविजन लिखा, अब आप एडवाइस देने की हैसियत में आ गए हैं. The promoter increases the paid up capital of the company by 10 lakh during 16-17, that is 55 लाख हो जाएगी, 45 पहले से थी. In this situation, XYZ can convert itself voluntarily into any other kind of company by alteration of memorandum and article of the company in compliance with the provision of this act. जबकि कंपल्सरी कन्वर्जन का केस है. or where the turnover of XYZ OPC during 16-17 was 3 crore, there will be no change in the answer. In this situation also, XYZ can convert itself voluntarily into any other kind of company by altering the memorandum and article of the company by complying with the provision of this act. जबकि देखा जाए अगर ये 2 पॉइंट नहीं भी होते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 करोड़ और 2.5 करोड़ का के दे रखा है, तो अगर पेड अप कैपिटल नहीं भी इंक्रीज करोगे और टर्नओवर 3 करोड़ नहीं भी होगा,
तो भी आपको कंपल्सरीली आपको कन्वर्ट कराना ही है 6 महीने के अंदर, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन पूछने में आईसीएआई यहां पर भी गलती कर गया। देखिए, मेरा काम सिर्फ रटाना नहीं है, मुझे पता है आजकल बच्चे कंसंट्रेट नहीं बैठते हैं और उन्हें कुछ भी पढ़ा दिया जाए उनके उस समय समझ में आ जाता है, लेकिन जिस समय वो रिवाइज करने के लिए बैठेंगे तो रिवीजन करते समय आप में एक अपना माइंड होना चाहिए, जिससे आपको सही या गलत समझ में आए कि आंसर कहां पर क्या लिखना है। नहीं तो क्या होगा, एक क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, तो कुछ जगह गलतियां हैं वो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन वो गलतियां एक लिमिटेड वे में है, ऐसा नहीं कि हर जगह ही गलतियां हैं, तो वो आपको समझ होनी जरूरी है। इसके बाद देखिए 176 के बाद 178 पेज नंबर पर आइएगा, 178 पेज नंबर पर आइएगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नवंबर 2019 2 नंबर का क्वेश्चन है। नवीन इनकॉर्पोरेटेड ए 1% कंपनी मेकिंग इट्स सिस्टर नविता एज ए नॉमिनी। जैसे ऊपर अभी क्वेश्चन आया था देव की सिस्टर का, लाइक उसी तरह का कोई क्वेश्चन है। नविता इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड। परमानेंटली वो इंडिया छोड़ रही है क्योंकि उसकी शादी बाहर हो रही है। ड्यू टू दिस फैक्ट ही इज विथड्रॉइंग हिज कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेड 1% कंपनी। इसकी वजह से वो नॉमिनेशन भी विथड्रॉ कर रही है क्योंकि नियर फ्यूचर में वो रह भी नहीं पाएगी। Taking into consideration the provision of the Company Act, answer the question given below. If Navita is leaving India permanently, is it mandatory for her to withdraw its nomination in the said 1% company? Yes, because अब वो रेजिडेंट भी नहीं रह पाएगी तो वो कंपलसरी हो जाता है। If Navita maintain the status of resident of India after marriage, then can she continue her nomination in the said 1% company? Yes, क्यों नहीं? अगर आप सिटीजन हैं, देखिए सिटीजनशिप एक सिटीजनशिप एक्ट से आती है, वो दिनों से नहीं आती है कि आप इतने दिन रह लिए तो सिटीजन बन जाएंगे, इतने दिन नहीं रहे तो सिटीजनशिप, तो वो तो मानने हैं कि वो सिटीजन है जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, उसे हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हम केवल रेजिडेंट को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर नविता इंडिया परमानेंटली लीव कर रही है तो हम ये मान लेते हैं कि वो नहीं रहेगी, तो इसलिए ये कहना जरूरी हो जाता है कि उसे नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि मैरिज के बाद भी अगर वो अपना रेजिडेंस स्टेटस कंटिन्यू कर पा रही है किसी वजह से, तो क्या वो नॉमिनेशन रह सकती है, नॉमिनी रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, नेचुरल पर्सन तो है ही है वो, सिटीजनशिप भी है जब तक कुछ नहीं कहा, और रेजिडेंट होना जरूरी है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपकी शादी बाहर हो गई तो आप नॉमिनी नहीं हो सकते। एडिट के लिए आंसर देखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर कि अगर नविता बाहर जा रही है तो हम ये मान रहे हैं कि वो रेजिडेंट भी नहीं रहेगी, तो यस इट इज मैंडेटरी फॉर नविता टू विथड्रॉ हर नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी एज शी इज लिविंग इंडिया परमानेंटली एज ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज द इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी ए नॉमिनी इन ओपीसी। दूसरे केस में ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि अगर वो रेजिडेंट से स्टेटस रख पाती है संभाल के, तो क्या उस दशा में भी उसे विड्रॉ करना पड़ेगा या नॉमिनी रह सकती है? तो उस केस में नॉमिनी रह सकती है। यस, नविता कैन कंटिन्यू हर नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी इफ शी मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर हर मैरिज बाय स्टेइंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 179 में मई 22 का आपकी स्क्रीन के सामने है, मई 2022। जल्दी से पेज नंबर निकालिएगा 179। आर इज एन इंडियन सिटीजन and his stay in India during the immediately preceding financial year is for 130 days. He appoints as a foreign citizen as his nominee. ध्यान रखिएगा कि एस फॉरेन सिटीजन है, वो नॉमिनी बनाना चाहता है, अपॉइंट किया, बन ही नहीं पाएगा।
हु हैज स्टे इन इंडिया फॉर 125 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 125 दिन भी था, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्योंकि रेजिडेंट नहीं है, सॉरी आप सिटीजन नहीं है, तो अगर आप रेजिडेंट हैं भी तो भी फर्क नहीं पड़ता। इज मिस्टर आर एलिजिबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए वन पर्सन कंपनी? नहीं, क्योंकि इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मेंबर बनने के लिए इंडिविजुअल होना जरूरी है, नेचुरल पर्सन चलिए वो है, सिटीजन होना चाहिए वो नहीं है, रेजिडेंट होना चाहिए वो है, लेकिन क्योंकि वो सिटीजन नहीं है तो वो नहीं कर सकता। इफ यस, कैन ही गिव द नेम ऑफ एस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ए नॉमिनी? जस्टिफाई योर आंसर विद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी। तो क्या वो नाम अपना नॉमिनी के रूप में दे सकता है? तो वो नॉमिनी के रूप में भी नहीं दे सकता, क्योंकि नॉमिनी के लिए भी यही कंडीशन है और मेंबर बनने के लिए भी यही कंडीशन है। जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? जबकि दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इफ यस कैन ही गिव द नेम ऑफ एस इन द मेमोरेंडम, कि अगर वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है तो वो क्या एस का नाम दे सकता है? एस कोई दूसरा व्यक्ति है, तो अगर वो एस 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करता होगा तो जाहिर सी बात है वो नॉमिनी बन सकता है, लेकिन वो इररेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि पहली बात तो ये कंपनी ही इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये है, ये कंपनी ही इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा मई 22 का। और एक क्वेश्चन और है आपका नवंबर 22 का, पेज नंबर 180 पर। मिस्टर अनिल formed a one-person company on 16th April 2018 for manufacturing electric car. The turnover of OPC for the financial year ended 31st March 2019 was about, ये हम पहले भी कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, ये डबल रिपीट हो गया है, तो ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बस ये आपके क्वेश्चन थे ओपीसी के ऊपर, जो अभी तक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं। आई थिंक अगर एक आध क्वेश्चन और होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप कर लीजिएगा। बाकी तो हर मुद्दे पर जो भी ओपीसी के कॉन्सेप्ट हैं, हर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और मैं आपको फिनिश कर चुका हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।